हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है उसके बारे में। आपको पता है चंडीगढ़ पीआरटी में साइंस 15 मार्क्स की रहने वाली है। साथ साथ आपका जो एचएसएससी ग्रुप डी का एग्जाम है ना, वहां पर भी साइंस आपके 15 मार्क्स की रहेगी। इसमें मैंने सिर्फ सिलेक्टेड से टॉपिक्स लिए हैं जो शायद आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप इन क्लासेस को देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको सारे केमिकल फॉर्मूलाज जो इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में बता दिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में बना दूंगी, साइंस के नाम से बना दूंगी प्लेलिस्ट, वहां से आप चेक कर लेना, ठीक है। तो दो प्लेलिस्ट बनाना तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, तो एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, साइंस लिख दूंगी उस पर, वहां से चेक कर लेना। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर देते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे हम कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कौन सी रिएक्शंस हैं और केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वह प्रक्रिया। मतलब अब हम स्टार्ट कर देते हैं। केमिकल जो रिएक्शन है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से अधिक जो केमिकल पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, वो क्रिया करते हैं और अलग अलग गुणधर्मों वाले पदार्थों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। यानी कि ऐसी प्रोसेस होता है ये जिसमें ना एक या एक से ज्यादा रासायनिक पदार्थ होंगे, केमिकल पदार्थ होंगे, जो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद में हमें जो भी वहां से मिलेगा वो क्या होगा, अलग क्वालिटी का होगा, उसकी क्वालिटीज अलग होंगी, उसके गुणधर्म अलग होंगे। वहां से जो उत्पन्न पदार्थ है उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, अलग होंगे। वही क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस में ना दो चीजें होती हैं, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर ना मैंने ज्यादा बातें नहीं लिखी हैं, बस वही बातें लिखी हैं, टू द पॉइंट लिखा है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होंगे, एक रिएक्टेंट होगा एंड अदर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट वो होता है जिसमें हम क्या कराते हैं, किसी भी दो जो भी ये यहाँ पर जैसे पार्टिकल्स हैं इनकी हमने रिएक्शन कराई है, रिएक्शन कराने के बाद में जो हमें रिजल्ट मिला है उसे हमने क्या कहा है, प्रोडक्ट कहा है। जो इस तरफ हमें मिलता है रिएक्शन कराने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम प्रोडक्ट के नाम से कराते हैं। जो रिएक्शन हो रही है वो क्या होती है, रिएक्टेंट होती है। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है। जो रिएक्शन यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो हमें मिलता है बाद में रिएक्शंस के बाद में जो रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपके हमेशा रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड में जो होता है वो हमेशा प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पर C6H12O6 + O2 है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या करें, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हम इन्हें क्या कहेंगे, ये क्या है, रिएक्टेंट है। और इसके बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, जो ये इस तरफ हमें जो रिजल्ट मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जो इस तरफ होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे, वो रिएक्टेंट होंगे, राइट साइड वाले क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। दो केमिकल की रिएक्शन के बाद में या दो जो भी यहाँ पर सब्सटेंस है उनकी रिएक्शन के बाद में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और जो रिएक्शन हो रही है वो क्या होंगी, रिएक्टेंट्स होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बैलेंस केमिकल रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही इसको विनाश किया जा सकता है। यानी कि जैसे एनर्जी का रूल होता है उसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसमें जो मास है उसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं उनका द्रव्यमान तथा अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। यानी कि यहां से जो हमें मास मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पर कोई रिएक्शन कराई जैसे H2 + O, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो ये अभिकारक है यानी कि रिएक्टेंट है, इनका जो टोटल मास है और यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है इनका जो टोटल मास है, इसीलिए इन दोनों को हम क्या रखते हैं, समान रखते हैं, क्योंकि इनके जो मास है उनको ना तो हम खत्म कर सकते हैं और ना ही हम उसको बना सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इनको क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। यही क्या होती है, बैलेंस इक्वेशन होती है। अविलेय उत्पाद, जिसके बाद ये जो डाउन वाला होगा वो गैसीय उत्पाद के
के बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो उत्पाद क्या होगा, किसी भी चीज में घुलनशील नहीं है, अविलय है, उनके साथ में हम कैसा साइन लगाते हैं, ये वाला साइन लगाएंगे। अगर मान लो कोई गैसियस प्रोडक्ट आ रहा है उसके साथ में हम ये वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, तो डाउन वाला साइन लगेगा जो किसी भी चीज में घुलनशील नहीं है उसके लिए, और ये जो अपर वाला साइन है उनके लिए लगेगा जहां पर ये कोई गैसियस प्रोडक्ट है उसके लिए। ठीक है, तो यहां तक का जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने टाइप की होती है, कौन सी होती है। बस मैंने यहाँ ज्यादा बातें नहीं लिखी हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही बातें लिखी हैं। कई बार ना ये जो रिएक्शंस होती हैं इनमें से भी पूछ लिया जाता है, या ऐसे एक आपके पास में एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सी रिएक्शन है। एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कौन सी रिएक्शन है ये। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सबसे इजी होती है, जो हम हर जगह देखते हैं केमिस्ट्री में, हर जगह जो रिएक्शन देखी जाती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। इसे ही हम संयोजन अभिक्रिया या फिर संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा और मिलेगा रिजल्ट हमें सिंगल में। तो यहाँ पर ये क्या है, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में मिले हैं और इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। यानी कि यहाँ पर क्या थे, दो रिएक्टेंट थे, यानी कि रिएक्टेंट्स कितने थे, दो थे, और हमें क्या मिला, सिंगल प्रोडक्ट मिला है। तो ये कैसी रिएक्शन है आपकी, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है, उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिला वो कैसा मिला, सिंगल प्रोडक्ट मिला है। तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अदर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है, फिर इसकी रिएक्शन जब वो वाटर के साथ में कराई गई है और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सिंगल में मिल रहा है, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि इसे हम किसके नाम से जानते हैं, कल मैंने आपको बताया था CaO का रासायनिक नाम क्या है और CaOH2 का रासायनिक नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, मैंने कल आपको ये कल कराए थे, कल की क्लास में फॉर्मूलाज। तो CaO का केमिकल नेम बताना है आपको और साथ साथ CaOH2 का रासायनिक नाम बताना है। ठीक है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर के साथ में जब रिएक्शन किया तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो समझ में आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, ये क्लास जो है ना वो थोड़ी सी मैं फास्ट मोड में लेकर चल रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि आपकी ना ये क्लास में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको समझ में आ जाए। एक टाइप से आप इसे रिवीजन क्लास भी लगा सकते हैं और इसको ना साथ साथ किसी बुक से पढ़ते रहना। ये बात चंडीगढ़ PRT वालों के लिए है, ये जो मैं आपको करा रही हूँ ये आप NCERT की बुक का सिलेबस है ये जो मैं आपको करा रही हूँ, और इसके साथ साथ या फिर आप ल्यूसेंट की बुक से पढ़ लेना। ल्यूसेंट में ना थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, बट NCERT की बुक्स में लैंग्वेज अच्छी है तो वहां से पढ़ सकते हैं। रिएक्शन वाला टॉपिक जो है शायद 10th की क्लास में है ये वाला। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, डीकंपोजिशन रिएक्शन, या जिसे हम कहते हैं वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, डीकंपोज होना यानी कि टूटना होता है, डीकंपोज होना। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या टूट रहा है। तो यहाँ वियोजन जो है डीकंपोजिशन, वह केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल यौगिक, यानी कि इसमें जो सिंगल यौगिक होगा वो किसमें, हीट से, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से दो या दो से ज्यादा पदार्थों में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, या दो या दो से पदार्थों में टूट जाता है, वही क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। ये जो कंपोजिशन रिएक्शन है उसका अपोजिट है। कंपोजिशन रिएक्शन में यहाँ पर क्या थे, दो पदार्थ थे और वो मिलकर एक पदार्थ बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट होगा। यहाँ पर कोई सिंगल यौगिक होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, दो टुकड़ों में बट जाएगा, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। और ये किसकी हेल्प से होगा, या तो हीट की रिएक्शन में होगा, या लाइट होगी, या इलेक्ट्रिसिटी होगी, जिसकी वजह से वो जो सिंगल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, दो या दो से ज्यादा यौगिक मतलब पदार्थ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के, जिसमें थर्मल डीकंपोजिशन आता है। थर्मल यानी कि यहाँ पर मैंने आपको हीट वाला बताया, तो यहाँ थर्मल वाला होगा। थर्मल वाले में सिंगल रिएक्टेंट, यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास में एक सिंगल रिएक्टेंट है जिसके ऊपर से हमने क्या पास किया, हीट को पास किया है। हीट को पास करने के बाद में हमें क्या मिले हैं, दो प्रोडक्ट मिले हैं। सिंपलर फॉर्म में हमें दो प्रोडक्ट मिल गए, तो ये हमारे पास में क्या हो गई,
थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट को हम किस में चेंज कर देते हैं, सिंगल रिएक्टेंट को हीट देकर हम 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों में चेंज कर देते हैं। जैसे 2KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट है, इस पर हमने से हीट पास की, तो हीट पास करने के बाद में हमें यहाँ से क्या मिलता है, 2 प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी, ठीक है। डीकम्पोज होना मतलब टूटना होता है। इसके बाद है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस क्या होता है, जो सूर्य के प्रकाश में जो रिएक्शन होती है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये AgCl वाला, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। HSSC ने पहले इसके बारे में पूछा हुआ है एग्जाम में। तो यहाँ पर है AgCl, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड पर से जब हमने से सनलाइट पास की, तो सनलाइट पास करने के बाद में ये Ag में और क्लोरीन में, यानी कि चांदी में और क्लोरीन में टूट जाएगा। तो AgCl जो है वो सिल्वर क्लोराइड होता है। जब हम इसके ऊपर से सनलाइट को पास करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये चांदी में, और साथ साथ यहाँ पर क्लोरीन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है, ये किस में काम आता है, जैसे ये AgBr है, तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड है, ये इसके ऊपर से भी जब हम सनलाइट पास करते हैं तो ये Ag में और Br में चेंज हो जाता है। जो AgBr है, यानी कि ये जो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका यूज किस में किया जाता है, फोटोग्राफिक फिल्म में किया जाता है। और ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, इसका यूज किया जाता है जो आपके सन ग्लासेस होते हैं उनमें। तो ये याद रखना है, ये पेपर में पूछा गया था। AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो है, क्लोराइड वाले का यूज सनग्लास में होगा, ब्रोमाइड वाले का यूज किस में होगा, फोटोग्राफिक फिल्म में यूज होता है। इसके साथ साथ मैंने कुछ और भी यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड से यहाँ पर रिलेटेड है। जैसे इसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन लाने में। जब आपको आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करानी होती है तो सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाएगा। यहाँ पर है ये Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। यहाँ पर चांदी का जंग लग जाता है इस पर। सल्फाइड क्या होता है, चांदी पर जंग लगना, ठीक है। तो सल्फाइड वाला याद रखना है। सिल्वर नाइट्रेट मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो आपके वोटिंग पर जो इंक लगाते हैं ना, वोटर इंक होती है जो बहुत टाइम तक नहीं जाती है, वो कौन सी होती है, सिल्वर नाइट्रेट वाली होती है। तो ये जो सिल्वर से रिलेटेड पॉइंट है ना, ये सारे आपको याद रख लेने हैं। इसमें उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड का यूज किसमें किया, सनग्लास में। ब्रोमाइड का यूज किसमें क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म में। सिल्वर आयोडाइड का यूज किसमें क्या, आर्टिफिशियल रेन में। फिर सिल्वर सल्फाइड का यूज किसमें क्या, चांदी पर जंग लगने में। और सिल्वर नाइट्रेट का यूज हम किसमें करते हैं, वाटर इंक में यूज करते हैं। इसके बाद है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जब किसी भी रिएक्शन पर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो 2 पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, 2 प्रोडक्ट देता है। जैसे अभी यहाँ पर वाटर का ही एग्जांपल लिया था H2O का, जब हमने इसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तब ये किस में चेंज हो गया, हाइड्रोजन में और वाटर में, ऑक्सीजन में चेंज हो गया। तो ये आपकी थी यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके टाइप। आई होप आपको डीकम्पोजिशन वाला पॉइंट जो वो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, इसे हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। मतलब यहाँ पर ना जो रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो ज्यादा होंगे और वो क्या करेंगे, कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने, तो इनमें से जो हाईली रिएक्टिव होता है ना, वो क्या कर देता है, इसको रिप्लेस कर देता है। तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। यहाँ पर 2 टाइप का डिस्प्लेसमेंट होता है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा और एक डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉपर है और यहाँ पर सिल्वर है, तो कॉपर लिया हमने और सिल्वर नाइट्रेट लिया है। तो सिल्वर नाइट्रेट ने यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर ये कॉपर रिप्लेस हो गया, यहाँ पर Ag अकेला हो जाएगा और कॉपर किसके साथ में आ गया, यहाँ नाइट्रेट के साथ में आ गया। तो कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट आपस में रिएक्शन करेंगे और सिल्वर अलग हो जाएगा और कॉपर नाइट्रेट जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो कॉपर सल्फेट है, अब यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन मिलेगा हमें। इसमें जो लोहे की कील है उसे डालने पर हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है और कॉपर को डिस्प्लेस करके ये क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है। पॉइंट है, ठीक है, इसको इसके साथ में ऐड मत करना। ये ना आयरन का एग्जांपल दिया गया है कि जैसे अब यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट की जो रिएक्शन कराई थी यहाँ पर Ag के साथ में, वैसे ही जब हम इसकी रिएक्शन आयरन के साथ में कराते हैं तो जो आयरन है ना वो क्या होता है, यहाँ पर कॉपर जो है वो डिस्प्लेस कर देता है और आयरन जो है वो उसके साथ में मिल जाएगा और क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बना देगा। यहाँ पर SO4 की रिएक्शन होगी FeSO4 की, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा और ये क्या बन जाएगा,
फेरस सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये अलग से पॉइंट है, इसके वाला पॉइंट नहीं है। यहाँ पर बस ये लिखा है मैंने कि इसके जैसी रिएक्शन हो सकती है यहाँ पर भी लोहे की और कॉपर की, जैसे कॉपर और सिल्वर की रिएक्शन हुई है। और नीले रंग का हरा, मतलब नीले रंग का जो विलियन है वो किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर इसमें हरे रंग में चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो कील का रंग है वो कैसा हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये आयरन वाली रिएक्शन होगी ना, उसमें क्या होगा, जो हमें जो विलियन मिलेगा वो कैसा होगा, नीले रंग का जो विलियन था वो कैसा दिखाई देने लगेगा, हल्का हरा दिखाई देने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो गया है और क्या बन गया है, फेरस सल्फेट बन गया है। कील का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रख लेनी है, ये अलग पॉइंट था, आपको याद रख लेना है। इसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें दो यौगिक बनते हैं। जैसे यहाँ पर AgNO3 है और NaCl था, तो ये चेंज होकर क्या बन गया है, AgCl बन गया और NaNO3 बन गया है। ठीक है, चिली सोल्ट पीटर। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं हम, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होती हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर जिस भी रिएक्शन पर आपको ऐसे वाला साइन दिखाई दे, ये ऐसे वाला, तो इसका मतलब समझ जाइएगा वो कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल है। उसको हम ऐसे रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल में आपको ऐसा साइन, सिर्फ ऐसा साइन दिखाई देगा, इसका मतलब जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है, इसको उल्टा नहीं किया जा सकता। तो बस इतना ही याद रखना है। ये एग्जाम्पल है रिवर्सिबल रिएक्शन के और इरिवर्सिबल रिएक्शन के। इसके बाद है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन वो वाली होती है जिसकी प्रेजेंस में जो प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें सूर्य के प्रकाश का क्या हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है और प्रकाश क्या कर देता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, ये खाना बनाने वाला एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर 6 पार्टिकल थे कार्बन डाइऑक्साइड के, तो CO2 और साथ में जो वाटर है वो सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं और साथ साथ क्या मिल रहा है यहाँ पे, 6 पार्टिकल ऑफ H2O एंड 6 पार्टिकल ऑफ O2। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये ग्लूकोज की रिएक्शन है। कई बार रिएक्शन भी पूछ ली जाती है। तो ये है आपकी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो 6CO2 + 12H2O, ये किसकी रिएक्शन है, सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन हो रही है। और क्या बन रहा है, C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ठीक है, तो यहां तक का पॉइंट आपको याद रख लेना है। इसके बाद और किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और एक्सोथर्मिक में जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ निकलती है, रिलीज होती है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी में कुछ एग्जाम्पल लिखे मैंने, जैसे बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पीकरण हो जाना, ठोस लवणों का पिघलना। लेकिन यहाँ पर ऊष्माक्षेपी कह देते हैं इसमें एनर्जी रिलीज होगी, जैसे लोहे का जंग लगना, कोयला दहन होना, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना। तो बस ये इसको रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो ऑक्सीडेशन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन में ना हमेशा आपके ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। तो नाम से ही पता लग रहा है ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। और इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अपोजिट होंगे, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। वैसे ही रिडक्शन होता है, रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। अपोजिट है ये, रिडक्शन हो जाएगा ऑक्सीजन का और इलेक्ट्रॉनों की इंक्रीज होगा। एक याद रखोगे, याद रहेगा, ऑक्सीजन से याद रख लेना, ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तो आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक याद रखोगे, दूसरा अपने आप याद रहने वाला है। इसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। मान लो एक रिएक्शन है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीडाइज हो रहा है और साथ साथ दूसरा रिडक्स हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, उसे ही क्या कह देते हैं, ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्स रिएक्शन है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था प्लस हाइड्रोजन था, यहाँ पर ये देखो हाइड्रोजन और ये
क्या बन गया, H2O बन गया, और CO क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया है, तो यहाँ पर जैसे ये रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन हो गया ऑक्सीजन का, और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो यहाँ पर CuO प्लस H2 क्या मिलकर बना रहे हैं, कॉपर प्लस H2O। यहाँ CuO से हमें कॉपर मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया है। यहाँ पर H2 मिलकर H2 से क्या बन गया, वाटर बन गया, H2O बन गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कोरोजन या संक्षारण के बारे में। कई बार ना जंग से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लोहा है, चांदी है, तांबा है, इन पर ना एसिड की वजह से, एयर की वजह से और ह्यूमिडिटी की वजह से जंग लग जाता है कई बार। ठीक है, तो ये जंग, यहाँ पर जंग के एग्जाम्पल लिखे हैं। कई बार ना आपसे एज इट इज ये एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आयरन है, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और H2O की प्रेजेंस में, यानी कि नमी है, यहाँ पर नमी युक्त क्या है, वायु है। ऐसी वायु जो ह्यूमिड है, जिसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वाटर की प्रेजेंस भी है ऐसी एयर में। तो आयरन जो है ये, यहाँ पर इसको जंग लगेगा तो क्या बन जाएगा, ये 2Fe2O3H2O हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन गया, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस भी, इसलिए हाइड्रेटेड लगा दिया है। और साथ साथ ये फेरिक ऑक्साइड है। कल मैंने फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला भी बताया था। और यहाँ पर कैसे रंग की परत जम जाती है, जो लोहा होता है लाल रंग का होता है, उस पर कैसा हो जाएगा, भूरे भूरे रंग का क्या हो जाता है, जो लोहा है उसका कलर ब्राउन हो जाता है। लिख सकते हैं विद्युत लेपन से। तो यहाँ पर किसकी परत चढ़ा दी जाती है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाकर लोहे के ऊपर जो भी जंग लगा है उसे ठीक किया जा सकता है। तो ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोहे पर जब जंग लग जाता है तो हम किसकी परत चढ़ाते हैं, तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद है सिल्वर। सिल्वर होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है चांदी। चांदी क्या होता है, जैसे यहाँ पर चांदी है और ये किसकी प्रेजेंस में है, हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सिल्वर सल्फाइड बन रहा है। और ये कैसा कलर देगा, ब्लैक कलर देगा। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, प्लस यहाँ पर वाटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही कॉपर की बात कर लेते हैं। तो कॉपर है CO2 प्लस O2 प्लस H2O, ये क्या बना देगा, CuCO3CuOH2, यानी कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। यहाँ पर हरा रंग मिलेगा इससे। ठीक है, जंग के साथ में हरा रंग आएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है, जैसे HNO3 है, इसके साथ कोई भी मेटल रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके साथ साथ जो HNO3 है वो सिर्फ मैग्नीशियम के साथ में और मैग्नीज के साथ में ही रिएक्ट करती है। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको समझाए हैं। ये जो जंग वाले पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, सारी रिएक्शंस अच्छे से पढ़ लेना। तो आपकी आज की क्लास जो है वो यहाँ पर खत्म हो गई है। ठीक है, तो अब हम